Welcome students, this is Dheeraj Kumar Sahu. In this video, we will learn about refrigerant. It is in the syllabus of Diploma 5th semester for Mechanical branch. Dheeraj Kumar Sahu, myself, I work in SKDAV Government Polytechnic in the Department of Mechanical Engineering. So, in this video, we will have the topics: what is the definition of a refrigerant, how to classify a refrigerant, how to designate a refrigerant, how to derive the formula of a refrigerant, what are the desirable properties of a refrigerant. So the first thing, what do you mean by a refrigerant? So simply the working fluid of a refrigerator or air conditioner is known as refrigerant. इसका मीनिंग क्या है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो भी फ्लूइड यूज होती है उसको रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में एक फ्लूइड यूज होती है, उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर एज वेल एज एयर कंडीशनर, इसका मीनिंग क्या है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों के वर्किंग के टाइम में लिक्विड फेज भी आती है और वेपर फेज भी आती है, इसी के वजह से इसको फ्लूइड बोला जाता है। अगर दोनों में से किसी एक फेज में ही सारा काम हो जाता तो उसको सिर्फ लिक्विड या वेपर बोला जाता। तो फ्लूइड दोनों को ही कवर करता है, इसलिए वर्ड फ्लूइड यूज होता है। एग्जाम्पल कुछ लिया गया है R12, R717। तो हम इसके बाद जानेंगे ये R12 का मीनिंग क्या है, R717 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ 12 नंबर एंड 717, हाउ टू मेक दिस नंबर यूजफुल, हाउ टू नो विच रेफ्रिजरेंट और व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट। सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू क्लासीफाई रेफ्रिजरेंट। तो हमने जान चुका है कि रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, एक फ्लूइड है जो एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। तो रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप का है, क्या? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इसका मीनिंग है रेफ्रिजरेंट दो टाइप के हैं, क्या क्या है वो, तो हम लोग देखते हैं। पहला प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब हो गया जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्टली टेक पार्ट करता है, उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। द रेफ्रिजरेंट विच टेक पार्ट डायरेक्टली टू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नोन एज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो हमने क्या देखा, जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पार्ट ले रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाएगा। एग्जाम्पल, अमोनिया डायरेक्टली टेक पार्ट करती है, R12 भी करता है, R134 भी करता है। मैक्सिमम सारे रेफ्रिजरेंट टेक पार्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का मीनिंग क्या हो गया? जो रेफ्रिजरेंट कूल करते हैं या उनको कूल किया जाता है किससे? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से। इसका मीनिंग है एक रेफ्रिजरेंट होगा, लेट्स से वाटर, वाटर ही मैक्सिमम केस में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बनता है। तो वाटर इज कूल्ड बाय दिस रेफ्रिजरेंट, देन वाटर इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमने क्या बोला कि जो रेफ्रिजरेंट प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल होता है और उसको यूज किया जाता है कूलिंग के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो हमने क्या समझा? द रेफ्रिजरेंट विच आर कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर नोन एज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या क्या है? मिथानॉल एंड वाटर। वाटर इज मोस्टली कंसिडर्ड एज द बेस्ट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब क्वेश्चन आएगा सर, या आप ही पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट लाने का मीनिंग क्या है? नहीं लाएंगे तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो अच्छा खासा काम कर रहा था, तो क्यों उसको पढ़ना है? क्यों बेमतलब का एक तो नया टर्म आया? तो वाई टू हैव सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट लाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली यूज होने की वजह से उनका जो इफेक्ट होता है फूड पर ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट ना यूज करके सेकेंडरी को यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा, इफेक्ट विल बी मिनिमाइज्ड।
देयर विल बी सम इफेक्ट, बट द इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा फूड में वो क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। इसी की वजह से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं। कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इफेक्ट होता है उनका, जैसे कोरोसिव हो सकते हैं, फ्लेमेबिलिटी होता है, लीकेज होता है तो डैमेज कर सकते हैं। इसी की वजह से सेफ्टी के रिगार्डिंग भी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को ही बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे 4 कैटेगरी हमारे पास मेनली होते हैं, क्या क्या, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग होता है जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का मेन कंपोजिशन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का मेन कंपोजिशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। बहुत सारे हैं, जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन, इथेन CH4, सॉरी मीथेन CH4, इथेन C2H6, जो नॉर्मली हम लोग स्कूल में पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जिस जो ऑर्गेनिक ना होता है उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। इसका मीनिंग हुआ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट नहीं है, उसमें हो सकते हैं लेकिन मेन एलिमेंट नहीं होंगे, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। एग्जाम्पल अमोनिया NH3, NH3। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप क्या है, मिक्सचर ऑफ रेस्ट। इसका मीनिंग क्या है हम थोड़ा बाद में बताएंगे, अभी इसी स्लाइड में देख लीजिए। हैलो कार्बन का मतलब हो गया हैलोजन और कार्बन को मिला के जो कंपाउंड होता है, उसको अगर रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करें तो उसको क्या बोला जाएगा, हैलो कार्बन। अब हैलोजेंस क्या होते हैं सर, हैलोजन का मतलब होता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 मेनली हैं, आयोडीन भी एक है। तो हमने देखा हेलो कार्बन। एजियोट्रॉप का मतलब हो गया ये ऑर्गेनिक यूज किए, इनऑर्गेनिक यूज किए, हेलो कार्बन यूज किए। हमने क्या करना है, इन दोनों, इन तीनों का कुछ कुछ मिक्सचर अगर एक मिला के एक नया रेफ्रिजरेंट बना दें, मतलब ऑर्गेनिक भी कुछ ले लें, इनऑर्गेनिक भी ले लें, तो एक नया रेफ्रिजरेंट बन के रेडी हो जाता है। लेकिन उसमें लिक्विड भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है। तो हमने एक तो एग्जाम्पल लिया R500। R500 जो है R12 और R152 का मिक्सचर है। इसका मीनिंग डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि एजियोट्रॉप इज बेटर रेफ्रिजरेंट देन अदर 3 बिकॉज इट कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन रेफ्रिजरेंट। तो हमारे पास 4 कैटेगरी था, ऑर्गेनिक एग्जाम्पल 290, R600, इनऑर्गेनिक R717, R744, एजियोट्रॉपिक R500, हेलो कार्बन R11, R12, R13। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं इसके। प्रॉपर्टी, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो। रेफ्रिजरेंट को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट को अगर हम लोग यूज करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर में हम जो यूज कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट में द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो। इसका मीनिंग क्या है आप समझिए। रेफ्रिजरेटर में एक इक्विपमेंट होता है इवापोरेटर, रेफ्रिजरेटर और AC दोनों में ही एक डिवाइस होता है इवापोरेटर। उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को जाना होता है और उसको लिक्विड फेज में भेजते हैं और वो बॉयल होके वेपर में आ जाता है। यहाँ लिक्विड रहेगा, यहाँ वेपर में बन के निकलेगा। इसका मीनिंग है बॉइलिंग, बॉइलिंग कर रहे हैं ना उसका, तो रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर अगर कम होगा तो जल्दी इवॉल्व हो जाएगा, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। वही रिक्वायर्ड होता है कि द बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लो इनफ टू गेट वेपोराइज इजीली। अब फ्रीजिंग पॉइंट लो क्यों होगा, फ्रीजिंग पॉइंट अगर लो है, फ्रीजिंग पॉइंट अगर लो है तो हम लोग को बेनिफिट ये मिलेगा कि वो बहुत कम टेम्परेचर में भी अपना काम करके निकल जाएगा। एक एग्जांपल हमारे ह्यूमन रेंज में मान लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री होता तो ये तो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो काम कैसे करेगा। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का सबसे या कम होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। द क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है सर, ये नया वर्ड एक आया।
क्रिटिकल टेम्परेचर या प्रेशर का मतलब होता है जिस टेम्परेचर या प्रेशर में, हमने क्या जानना है, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर एक प्रेशर है जिसमें एक लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर एक प्रेशर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी होगा, तो उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ये जनरली सारे रेफ्रिजरेंट का हाई ही होता है, नहीं तो लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में हो जाए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से आएगा, ठंडा ही नहीं कर पाएगा वो तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन शुड बी हाई। अब इसका मीनिंग क्या है, लिक्विड से जो वेपर में जा रहा है, ये लिक्विड से जो वेपर में जाता है उसमें जो हीट लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट बोलते हैं, LH। अगर ये बहुत बड़ा होगा तो हमारा कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसका लैटेंट हीट ज़्यादा होना चाहिए। द रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन एक्सप्लोजिव, मतलब उसमें ब्लास्ट होने का कैपेबिलिटी सबसे कम होना चाहिए, एक्सप्लोजन होना ही नहीं चाहिए, 90% केसेस में नहीं होता है। नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव मतलब कोरोजन ना होना चाहिए। इन्फ्लेमेबल, बर्निंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बर्न होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड नॉन टॉक्सिक इन नेचर, मतलब उसमें जो फूड आइटम रखे उसमें कुछ इम्पैक्ट ना हो उस रेफ्रिजरेंट का। इजीली अवेलेबल मतलब नेचर में आराम से मिल जाए, कहीं ढूंढना ना जाना पड़े, इजीली मिल जाए, कॉस्ट ज़्यादा ना हो। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी गुड। Coefficient of performance means the power requirement of the refrigerant should be low enough to work in a simple manner. There should be good mixing capability of refrigerant with oil. अब ऑयल से मिक्सिंग का क्या लेना देना है, अगर ऑयल से मिक्स नहीं हो तो लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका मिक्सिंग कैपेबिलिटी ज़रूरत है। ठीक है, दीज आर द मेन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेफ्रिजरेंट। इसके बाद हम लोग ने देखना है डिजिग्नेशन कैसे, नंबरिंग कैसे होता है। तो नंबरिंग करने का सिंपल 2-3 तरीका, तीनों हम लोग देख लेंगे। पहला, अगर 2 डिजिट वाला नंबर रहेगा आर के साथ, वो मीथेन से बना हुआ है, ये सिंपली याद रखेंगे, याद नहीं भी रखने से आप कुछ मतलब नहीं है, याद करने से फायदा होगा। 3 डिजिट वाला अगर नंबर है तो इथेन से वो बना हुआ है। एग्जाम्पल, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट। सैचुरेटेड आप शॉर्ट में ये याद रखिए कि शॉर्ट सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। रेफ्रिजरेंट, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का एक फॉर्मूला है CmHnClPfQ, मतलब रेफ्रिजरेंट में ये 4 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इन चारों में से कोई 0 हो सकता है, कोई 1 हो सकता है, कोई 2 हो सकता है। इसको अगर मैं इक्वल करके लिखूँ सैचुरेटेड के केस में, R ब्रैकेट में M-1 N+1 Q, और सैचुरेटेड के लिए एक फॉर्मूला है N+P+Q इक्वल टू 2M+2। एक एग्जाम्पल ले लिए R12, अगर 2 डिजिट है तो वो मीथेन से बना होगा, तो 2 डिजिट को 3 डिजिट में करने के लिए मैंने पहला नंबर को 0 लिया है, आपको भी ऐसे ही करना है हमेशा। तो पहला नंबर M-1, यहाँ देखिए RM-1, तो RM-1 के जगह में क्या है 0, तो M हो गया 1। फिर सेकेंड नंबर है N+1, N+1 इक्वल टू 1, तो N इक्वल टू 0। नाउ द थर्ड नंबर इज 2, तो Q इक्वल टू 2। सो N+P+Q इक्वल टू 2M+2, N+P+Q इक्वल टू 2M+2 यहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैंने पुट कर दिया N के जगह में 0, P तो अननोन है, Q 2, 2M 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, so 4 minus 2 equal to 2, so P equal to 2, M equal to 1, N equal to 0, Q equal to 2. Putting this we have C1H0 Cl2 F2। M का वैल्यू 1 आया था 1 लिखा गया है C के साथ, H का वैल्यू 0 आया तो 0 लिखा गया है, Cl P था P2 आया तो P लिखे, FQ है तो Q2 लिखे। तो हमने देखा CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, क्या होता है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो ये 4 हाइड्रोजन था, 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, चारों हाइड्रोजन हटा दिया गया है, 4 हाइड्रोजन के प्लेस में 2 क्लोरीन आए हैं, 2 फ्लोरीन आए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, सिंस इट इज डिराइव फ्रॉम मीथेन। तो हमने नेमिंग भी कर लिया, नेम उतना पूछा नहीं जाता है, आपको फॉर्मूला निकालना पड़ता है, या रिवर्स भी हो सकता है, फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा आपको ये आर वाला निकालना पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनसैचुरेटेड के केस में क्या करना है, देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंपल शॉर्ट में। तो वहां पर भी सेम है CmHnClPfQ। पहला 4 डिजिट होगा, इसलिए क्या हो, इथेन से बना होगा, 4 डिजिट वाला है तो पहला 1 रहेगा ही रहेगा, फिर M-1 N+1 Q।
एक एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर, देखिए R1150 N प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला हो गया N प्लस पी प्लस टू, N प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m। और सैचुरेटेड के केस में क्या था, N प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 2। ये सैचुरेटेड के केस में था। अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, 2m हो गया। तो एग्जाम्पल लिया गया R1150 m माइनस वन इक्वल टू 1। पहला नंबर देखिए 1 के बाद क्या है, m माइनस वन, तो 1 ये वाला छोड़ दीजिए, दूसरा वाला भी 1 है तो m माइनस वन इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 2। नाउ सेकेंड नंबर n प्लस वन इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 हो गया। तो हम इसके आगे क्या देखेंगे, लास्ट वाला q, q इक्वल टू तो 0 है तो 0 डाल दिए। फिर हमारे पास ये p निकालने के लिए लॉजिक है, n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 4। तो n का वैल्यू 4 डाल दिए, p का वैल्यू तो अननोन है, q 0, 4, 4 देखिए यहाँ पर 2 इंटू टू करेंगे तो 4 होगा, 2 इंटू एम, 2 इंटू एम, 2 इंटू टू 4, सो p इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होगा, सी एम, एम का वैल्यू कितना था, 2 आया था, 2 लिखे सी के साथ। एच का वैल्यू, एन का वैल्यू 4 आया तो एन के एच के साथ 4। पी का वैल्यू 0 आया तो 0। फ्लोरीन का वैल्यू भी, फ्लोरीन मतलब क्यू, क्यू का वैल्यू भी 0, तो C2H4। ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया। ये क्या है, C2H4। इसका नाम बहुत नॉर्मली सबको पता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोला जाता है। C2H4, सॉरी इथीन बोलते हैं, इथीन, ETHENE, एल्कीन ग्रुप में है, ठीक है। C2H4, तो हमारे पास कार्बन 2 मिथ इथ प्रोप, ये प्रोपिन है, प्रोपिन नहीं, हाँ इथीन, इथीन करेक्ट है, इथीन, इथीन ओके। कार्बन 2 होने से इथीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनऑर्गेनिक, ये मेन है। हमने सैचुरेटेड पढ़ लिया, अनसैचुरेटेड पढ़ लिया, अब इनऑर्गेनिक देखना। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोजिशन में नहीं है। तो एक एग्जांपल लिया गया अमोनिया, ये सबसे इजी है। फॉर्मूला सिंपल, 700 प्लस मॉलिकुलर मास। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, NH3, नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास 14, हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 3, 3, 14 प्लस 3 17, तो 17 हो गया इसका मॉलिकुलर मास। तो फॉर्मूला हो गया R700 प्लस 17, 717। एक और एग्जांपल लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास निकालेंगे। कार्बन का मास क्या होता है, 12, और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, 16 दो है, ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू टू 32, 32 प्लस 12 44। तो मॉलिकुलर मास हो गया 44, तो 700 प्लस 44 744। तो हमारे पास क्या हुआ, ये सारा डाटा आ गया। दिस इज ऑल अबाउट refrigerant. This is for useful for all the engineering student under the mechanical branch. Thank you for watching.